जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। और यात्रियों के नजरिए से जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले VBI लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है जिसे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, वो सारा का सारा आपको इस वीडियो में अच्छे तरह से समझाने वाले हैं। और इसमें ऐसा ही प्रश्न लिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि 2015, 2017, 2018, 2020 में ये सब प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 2011 में, 2014 में, 2017 में। और ऐसा प्रश्न लिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा संभावना है। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार है और आपको आसान से आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अभी तक आपने चैप्टर 5 का नोट्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले नोट्स वाला वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। क्योंकि चैप्टर 5 का नाम क्या है, यात्री के नजरिए। यात्रियों में कौन कौन है आपके, ये आपके बर्नियर हो गया, एबन बतूता हो गया, अल्बरूनी हो गया। इन सब के बारे में हम आपको नोट्स में भी बेहतरीन तरीका से जानकारी दी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप पहले देख लीजिए। उसके बाद आप सब्जेक्टिव देखिएगा, फिर आपका ऑब्जेक्टिव देखिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं वो भी फ्री में बिना किसी पैसा दिए, तो आपको सिंपली क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, गूगल पे जाना है। गूगल जानते हैं ना, गूगल पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देने का ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करके आप सारा सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो सारा सब्जेक्ट का टेस्ट आप फ्री में दे सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर क्या है, आपको आर्ट्स का A to Z PDF मिल जाएगा, जैसे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, A to Z। आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। तो आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है, हम पहले ही बता दिए हैं। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे लिए आप एक बार जम के शेयर कर दीजिए। और आप क्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या मांगते हैं, लाइक और शेयर करने के लिए कहते हैं। और कुछ कहते हैं सब्सक्राइब भी नहीं कहते करने के लिए, क्यों? क्योंकि बच्चे के जब अच्छा लगेगा तो खुद पे खुद कर लेगा सब्सक्राइब, उसे पता है कि कैसे सब्सक्राइब किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं एक नंबर में क्या कह रहा है कि अल-बरूनी द्वारा बताई गई महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाले। देखिए प्यारे, ये जो प्रश्न आपको उठाया गया है ये 2021 के अकॉर्डिंग पे उठाया गया है। मतलब 2021 का जो क्वेश्चन आया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग 2022 में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, या 2021 में पूछा गया कि नहीं। 3 साल का गैप है, मतलब समझिए कि जो जो प्रश्न 2-3 साल लगातार पूछा गया है वो प्रश्न MVBI है। ये भी प्रश्न आपके लिए स्टार मार्क लगा लीजिए, आने वाला प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को पहले समझते हैं, उसके बाद हम उत्तर को देखेंगे, क्या सही रहेगा? पहले उत्तर, पहले प्रश्न देखते हैं उसके बाद उत्तर। देखिए अल-बरूनी क्या है, ये भारत का रहने वाला नहीं था, सबसे पहले याद रखिएगा। और उन्होंने क्या देखा, ये अल-बरूनी नामक व्यक्ति है, उन्होंने देखा कि महिलाओं की स्थिति जो है भारत में ना वो बहुत ही खराब है। अभी भी देखिएगा तो महिलाओं की स्थिति जो है बहुत ही खराब नहीं है, बट धीरे धीरे चेंज आ रही है, ठीक है, कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब उत्तर में देखिए क्या करा कि अल-बरूनी भारत में ही 11वीं सदी में आया था। किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था, ये आपको पता होगा, ठीक है। वह एक विदेशी यात्री था, मतलब कि वह विदेश के थे, जैसे भारत के नहीं थे। कह सकते हैं इंग्लैंड, यूरोप, आप कह सकते हैं अमेरिका या रूस, फ्रांस, जो भी देश है उन सभी में से कहीं से थे, ठीक है। इतना याद रख सकते हैं, राइट। अल-बरूनी ने अपनी यात्रा वृतांत, क्या है, यात्रा वृतांत किताब-उल-हिंद में महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया है, जिसमें बताया गया है कि बाल विवाह प्रचलन था लेकिन सती प्रथा नहीं प्रचलित था। अब देखिए हम आगे समझाएंगे आपको। साथ ही साथ बहुपत्नी प्रथा, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा प्रचलित थी। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब आपको समझ में आएगा क्या यहाँ पर कहने का अर्थ है, क्या नहीं कहने का अर्थ है, ये समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, ये हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो किताब उल हिंद लिखी। क्या लिखे हैं? किताब उल हिंद, जिसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में, नहीं होता कि महिलाओं की जो स्थिति के बारे में
बताया गया। बाल विवाह जानते हैं ना, जो कि 18 वर्ष के नीचे के जो बच्चे होते हैं, जैसे कह सकते हैं 10 वर्ष हो गया, 12 वर्ष हो गया, 13 वर्ष की अवस्था में क्या किया जाता था, बच्ची सबको शादी कर दिया जाता था, जो कि 35 साल 30 साल के लड़कों के साथ शादी किया जाता था, उसे क्या कहा जाता है, बाल विवाह कहा जाता था। लेकिन सती प्रथा प्रचलित नहीं था, ठीक है। साथ ही साथ बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी का अर्थ होता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनगिनत पत्नी रख सकते थे, ठीक है। कौन? राजा देखे होंगे आपने, अशोक देखे होंगे, ऐसे बिंबिसार भी है, अजातशत्रु, बहुत ऐसे जो राजा है वो क्या किए थे, अनगिनत पत्नियां रखी हुई थी, ठीक है। देवदासी का जो होता है अपनी दासी बनाना, ये आप जानते हैं कि अपना जो गुलाम होता है एक तरह से कह सकते हैं वो थे। वेश्यावृत्ति, जो कि हर बच्चे को पता होता है कि क्या होता है वेश्यावृत्ति, आप जानते ही है, इसे डिटेल में बताना कोई जरूरी नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, बिल्कुल सही कहा गया है अल-बरूनी के द्वारा। और अल-बरूनी के जो किताब है, किताब उल हिंद में कहा गया है कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि वहां पर बाल विवाह था, बहुपत्नी प्रथा थी, देवदासी प्रथा थी, वेश्यावृत्ति प्रथा थी। इसके कारण क्या थे, महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। और ये जो प्यारे देख रहे हैं 2021 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है कि नहीं, 2022 में पूछा गया है कि नहीं, 2023 में पूछा गया है कि नहीं, ये हम ज्यादा ध्यान से नहीं देखें, लेकिन हो सके तो पूछा भी गया होगा। देख रहे हैं, एक एक साल, दो दो साल गैप करके पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है 2 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि अल-बरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं, कह सकते हैं एम भी हुआ है प्यारे ये प्रश्न, जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि अल-बरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उत्तर में आपको लिखना है कि अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, उज्बेकिस्तान नामक स्थान पर हुआ था। किसका? अल-बरूनी का जन्म कब हुआ था, तो 973 में हुआ था, जो कि खैर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अल-बरूनी कई भाषाओं का जानकार था, जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत, ज्योतिष तथा अन्य कई भाषाओं के। अब देखिएगा आज के जमाना में क्या है, जैसे आप ही होगे तो आपको कितनी भाषा आता है, समथिंग बताइएगा तो बस ज्यादा से ज्यादा 2 भाषा, 3 भाषा आपको ज्यादा हो गया, मान लीजिए 4 भाषा, आप एक भोजपुरी बोल लेते होंगे, एक हिंदी आपका ठीक है, एक इंग्लिश हो गया, और एक भाषा होगा, तो 4 से ज्यादा आप नहीं बोल पाते होंगे। लेकिन ये जो अल-बरूनी जो है वो अरबी, फारसी, संस्कृत, ज्योतिष तथा कई अन्य भाषाओं, जैसे सोच नहीं सकते वो भाषाओं के क्या थे, अच्छा खासा जानकार थे। कौन? अल-बरूनी, ठीक है। आगे देखते हैं, अल-बरूनी भारत 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के साथ आया था। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछा गया है कि अल-बरूनी भारत किसके साथ आया था, फटाफट कमेंट करके बताइए तो अल-बरूनी भारत किसके साथ आया था, तो आपका जो कमेंट होना चाहिए मोहम्मद गजनी के साथ आया था। क्या आया था? मोहम्मद गजनी के साथ आया था। अल-बरूनी भारत से संस्कृत पढ़ने का मौका मिला। देखिए ये जो अल-बरूनी जो है ना, आपको पता है कि संस्कृत की जननी जो कहा जाता है, मतलब कि संस्कृत के पिता या माता कह सकते हैं, वो भारत को कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत की एक तरह से नींव अच्छा खासा कह सकते हैं वो भारत से ही है, ठीक है। संस्कृत पढ़ना, जैसे देख सकते हैं आपने चाइना में भी सुना होगा कि जो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाई हुआ, तो ये सब आपके बिहार से ही है, बहुत अच्छी बात है। बट ये क्या है, संस्कृत धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, ठीक है। और वह धर्म, प्रथाएं, औषधीय, ज्योतिष, त्योहार, दर्शन आदि से संबंधित एक किताब लिखा, जिसका नाम किताब उल हिंद था। यह पुस्तक 11वीं सदी में लिखी गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं और इसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि अल-बरूनी ने कौन सा किताब लिखा था, अल-बरूनी ने कौन सा किताब लिखा था मेरे प्यारे बच्चों, तो किताब उल हिंद लिखे थे। क्या लिखे थे? किताब उल हिंद लिखे थे। और यह जो है कब लिखे गए थे, 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी, मतलब 11वीं सदी में लिखी गई थी, ठीक है। और एक प्रश्न आपको ये भी पूछेगा कि अल-बरूनी भारत किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। कब आया था? 1017 ईस्वी में आया हुआ था, ठीक है। ये भी प्रश्न 2011 में, 2017 में, 2014, 2017 में पूछा गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इसे आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और ये जो है आपके 5 नंबर का प्रश्न है प्यारे, कितने नंबर का है? 5 नंबर का। देखिए क्या करा कि गयासुद्दीन बलबन की उपलब्धियां का संक्षिप्त में वर्णन करें। ये जो गयासुद्दीन बलबन जो है ना, उसकी उपलब्धियों का संक्षिप्त में वर्णन करें। सबसे पहले ये जो बलबन है, उन्होंने क्या किया था, गयासुद्दीन बलबन को हरा दिया था, ये हमारे एक तरह से कह सकते हैं। और ये दिल्ली के शासन पर, जैसे दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले वो दिल्ली के विकास चाहता था। और ये जो बलबन है वो क्या कहता है, ये पहला गुलाम सम्राट भी था।
और वो जो है ना अपने दरबार में बहुत ही कठोर नियम फलना चिलना बहुत चीज रखते थे, ये बलबन बहुत ही खतरनाक था। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका उत्तर देखते हैं बढ़िया से। कहा जा रहा है कि बलबन दिल्ली की गद्दी पर 1266 ईस्वी में बैठा। कब बैठा था प्यारे? तो 1266 ईस्वी में बैठा। बलबन प्रथम गुलाम सम्राट था जिसने दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने के लिए समस्याओं का सामना किया। देखिए, आपके साथ जो है ना बहुत सारी समस्याएं आएंगी, क्या है आपके सामने जो है ना बहुत सारी समस्याएं आएंगी, और उस समस्याओं को चीर कर, नहीं सुने होंगे कि बारिश जब होता है ना तो छोटे छोटे पक्षी जो होते हैं क्या करते हैं, बिल्ली में छुप जाते हैं। लेकिन वही जो बाज होता अधि होता है, क्या कहते हैं, जो गिद्ध होता है, पता नहीं, ये ध्यान नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कर देता है, ठीक है। तो समस्याओं के साथ झेला है बलबन, ठीक है, साथ ही साथ राज्य की खजाना खोली, अरे भाई जो छुपाया हुआ था वो खोला। राज्य की मर्यादा को समाप्त किया, मतलब अपनी मर्यादा जो था खराब हुआ हुआ था उसको बचाया बढ़िया से। बलबन इन सभी मुसीबतों को डटकर सामना किया, कौन? बलबन। तो अब आगे देखिए बलबन ने क्या क्या अपने दरबार में किए थे। तो दरबार में नियम, बलबन के दरबार में बहुत ही कठोर नियम रहते थे। ये बलबन ऐसा आदमी था कि जो कि छोटे व्यक्ति के बातों को ध्यान पूर्वक सुनते भी नहीं थे, एक तरह से कह सकते हैं। और इसके दरबार में बहुत ही कठोर नियम रहते थे, एकदम जितना सोच सकते हैं उतना, ठीक है। दूसरा जो है जासूस व्यवस्था। जासूस व्यवस्था का अर्थ होता है कि एक राजा यहाँ का, एक राजा यहाँ का, जैसे मान सकते हैं ये राजा हो गया और ये राजा हो गया, ये राजा। तो इधर का बात सुन के इसको बता दे, फिर इधर की बात सुन के ये, तो ये क्या करेगा, आक्रमण करके इसको भी जीत लेगा और इसको भी जीत लेगा। तो ये जासूस व्यवस्था कहलाता है, ठीक है। और इसका जो वेतन होता है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें पकड़े जाने पर सीधे मार ही दिया जाता है। क्या होता है, पहले पकड़े जाने पर मार ही दिया जाता है। देखिए बलबन की जासूस व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। बलबन जासूसों को बहुत ही अच्छा वेतन देते थे। बलबन जासूस व्यवस्था के कारण अपनी साम्राज्य को और विकसित कर दिया। देखिए मान लीजिए, अगर अकॉर्डिंग टू आपको समझाते हैं कि यहाँ पर एक लड़का है, एक लड़का हो गया है, ये दूसरा लड़का है, ये तीसरा लड़का है, ठीक है। और ये एक तरह से राजा है, मान लीजिए राजा है, और ये दूसरा लड़का के बाद जाके राजा पहला का बता दे, तो ये आक्रमण कर देगा और इसको क्या करेगा, हरा देगा। फिर तीसरा नंबर के भी बता देगा, तो फिर इस पे भी आक्रमण करके क्या कर देगा, इसको भी हरा देगा। और अगर पता चल गया कि तीसरे को कि हमारा जासूसी करके इसको बताता है, तो तीसरा आदमी क्या करेगा, जो जासूस कर रहा है उसको मार देगा। आप अकॉर्डिंग टू समझिए थोड़ा सा अपनी बातें में या अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। जासूस व्यवस्था बहुत ही अच्छा होता है, जो कि आज के जमाना में भी आप देखते होंगे गांव में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं आगे में क्या कर रहा है कि उच्च आदेशों का पालन। ये जो है बलबन बहुत ही कठोर और उच्च नियम को बहुत मानते थे। कह रहा है कि बलबन बलबन स्वयं उच्च आदेशों का पालन करते थे। वह निम्न तथा मध्य अमीरों से बात करना भी स्वीकार नहीं करते थे। अब सोचिए, निम्न जो कि सब कह सकते हैं, निम्न एवं मध्य दोनों बराबर ही है। वो क्या करते थे, बात करना पसंद नहीं करते थे, स्वीकार ही नहीं करते थे। अर्थात बलबन छोटे लोगों का बात वह अच्छे से नहीं सुनते थे, ठीक है। बलबन की गद्दी संभालने के बाद सेना को संगठित किया गया था। मतलब कहा जा रहा है कि जो बलबन है वो गद्दी संभाल लिया, उसके बाद क्या किया, अपने सेना को संगठित किया। मतलब कि जो सेना टुकड़ों में बटा हुआ था उसको क्या किया, संगठित किया, एक साथ जुटाया और उसको अच्छा खासा वेतन देके अपने साथ मिला लिया और अच्छा खासा राजा शासन करने लगा बलबन, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी में नोट कीजिएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपके सामने आपके प्रश्न, ये जो है हमारे ख्याल से ये 2022 में पूछा गया था प्यारे, या 2023 में, ये 22 या 23 में समथिंग पूछा गया है। और 2020 में भी पूछा गया है कि भारत आने वाले 2 विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांत के नाम लिखे। तो प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाल फिलहाल में ही ये प्रश्न और पूछा गया था। 2020 में तो पूछा ही गया है, लेकिन हाल फिलहाल में ही पूछा गया है। देखिए क्या करें कि भारत आने वाले विदेशी यात्रियों जिनका नाम एबन बतुता और बर्नियर था। यहाँ पर लिखने में गलत है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं एबन बतुता और बर्नियर। कौन था मेरे प्यारे बच्चों, एबन बतुता और बर्नियर था, ठीक है। एबन बतुता जो मोरक्को का रहने वाला था, कहाँ का रहने वाला था मेरे प्यारे बच्चों, एबन बतुता मोरक्को का रहने वाला था। उन्होंने क्या किया, एक किताब लिखा जिसका नाम था किताब उल रहला। देखिए अल बरूनी जो है, क्या है, अल बरूनी, अल बरूनी जो है किताब उल हिंद लिखे थे। क्या लिखे थे, किताब उल हिंद लिखे थे। लेकिन वहीं पर जो है किताब उल रहला जो है इब्न बतूता लिखे थे। क्या लिखे थे, इब्न बतूता जो है क्या लिखे थे, किताब उल रहला लिखे हुए थे, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, किस भाषा में, फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं पर बात करें बर्नियर जो फ्रांस का रहने वाला था,
उन्होंने क्या किया, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखा है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। खैर ये आप प्रश्न उसका उत्तर भी दे दीजिएगा। चलिए हम प्रश्न पूछते हैं और आप उसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आप बोलिएगा सर किताब उल रहला लिखा था। कौन सा? किताब उल रहला। और इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का। अब बात करते हैं अल बरूनी। क्या है? अल बरूनी जो है वो किताब उल हिंद लिखे थे। क्या लिखे थे मेरे प्यारे बच्चों? किताब उल हिंद। किसके साथ आया था? गजनी के साथ आया था। किसके? गजनी के साथ वो भारत आया हुआ था, ठीक है। अब आपके पास है बर्नियर जो कि फ्रांस का रहने वाला था और उन्होंने क्या किया था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक लिखा था। तो इतना तो आपको याद हो गया होगा। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बनता है ऑब्जेक्टिव के लिए। और ये आपका 5वां प्रश्न क्या है कि अकबर के नौरत्न का नाम लिखे, जो कि कह सकते हैं ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बट आपको मेंशन नहीं किया गया कि हाँ ये 2021 है इसमें पूछा गया है, नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। तो उत्तर में आप लिखिएगा कि सम्राट अकबर पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी कला एवं साहित्य के महान संरक्षक था। देखिए आपको हम पहले वाले वीडियो में बताए हुए होंगे कि अकबर जो है ना वो पढ़ा लिखा नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके जो गुरु जी थे ना वो डरते थे अकबर से। क्यों? क्योंकि ये मुगलों के वंशज थे। क्या थे? ये मुगलों के वंशज थे, जिसके कारण अकबर के जो गुरु जी थे वो डरते थे कहीं अगर एक थप्पड़ मार भी दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि गला काटे। इसके कारण इसके गुरु जी क्या थे? डरते थे। किससे? अकबर से। इसीलिए अकबर अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन वो जो अकबर जो है वो न्याय लेने में, न्याय कर सकते हैं, और कार्य करने में बहुत ही अच्छा था। कला उसके पास गुण बेहतरीन था, ठीक है। शेर शाह सूरी जितने भी कार्य किए थे उन सभी का नकल करके अकबर ने बेहतरीन हाई लेवल पर किया था, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं। अब चलिए आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं, आगे आपका उत्तर पढ़ाते हैं। अकबर के दरबार में विभिन्न विशेषज्ञ रहते थे जिन्हें नौरत्न कहा जाता था। देखिए विभिन्न विशेषज्ञ का मतलब क्या हुआ कि उसके दरबार में जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति था। अकबर खुद पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन देख रहे हो वो बड़ा बड़ा व्यक्ति को रख रहा है, उनको संरक्षण दे रहा है, खाने पीने की चीज दे रहा है, पैसा दे रहा है, सब चीज दे रहा है। किसको? ये जो है उसके दरबार में रहते हैं उसको, ठीक है। आगे देखिएगा क्या कर रहा है, प्रश्न को देखिएगा आगे में। सबसे पहले जो इसके फर्स्ट नंबर में जो है अब्दुल रहीम खान एक खाना। क्या है? अब्दुल रहीम खान एक खाना। उसके बाद बीरबल। आपने सुना होगा कि अकबर और बीरबल, अकबर और बीरबल की कहानी आपने बहुत सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना है बताइएगा। हकीम हुक्का, मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह। देखिए ये जो अकबर है प्यारे, अकबर बताते हैं थोड़ा सा। ये जो अकबर है सबसे ज्यादा जो युद्ध जीते थे वो राजा मान सिंह के द्वारा ही, मानसून के मानसिंह के ही सहयोग से जीत पाए। अकबर बहुत ज्यादा जो युद्ध भी जीते भी हैं तो वो मानसिंह के ही द्वारा जीते हैं, ठीक है। इसके बाद है राजा टोडरमल हो गए, जो कि इन सब के कह सकते हैं। फैजी हो गया, तानसेन हो गया, अबू फजल। ये जो है ना क्या है, अबू फजल के बहुत ही करीबी थे कह सकते हैं। और उन्होंने ही क्या किया, अकबरनामा की रचना किए थे, जो कि आपको पता है। आपके पूछा जाता है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो अबू फजल ने किया था, अबुल फजल ने। क्योंकि इसका बहुत ही करीबी था, दोस्त यारी की तरह था, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे। बाकी आपका याद करने का जज़्बा है तो ज़रूर आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा छठा नंबर प्रश्न में क्या करा कि आइन ए दहसाला किसे कहते हैं। ये खैर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी लेकिन इसे याद कर सकते हैं। आइन ए दहसाला क्या है, तो उत्तर में आपको देखना है कि आइन ए दहसाला। अच्छा दहसाला से आपको कुछ अर्थ लग रहा है? दहसाला से आपको कुछ मिल रहा है? तो दह मतलब क्या होता है? देखिए दह मतलब 10 एक तरह से कह सकते हैं। क्या? 10। ये जो है जो कृषि वगैरह जो कर था वो 10 साल पे एक बार लिया जाता था। मतलब कि 10 साल के जोड़ कर एक बार लिया जाता था, एक तरह से कह सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से लिया जाता था, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आइन ए दहसाला मुगल सम्राट अकबर द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा लागू किया गया था। अकबर ने टोडरमल के सलाह पर इस कार्य को लागू किया। अकबर स्वयं नहीं लागू किया था। उसके जो टोडरमल है, जो कि आपने सुना होगा कि नौरत्न रहते थे किसके? अकबर के दरबार में। क्योंकि अगर पढ़ा लिखा नहीं था तो वो सलाह लेते थे। तो इसमें कौन? टोडरमल सलाह दिए थे कि ये जो व्यवस्था है बहुत अच्छा होगा, जिसमें 10 वर्ष की भूमि उपज पर टैक्स लिया जाता था। जैसे मान सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है। ये 5 साल हो गया।
5 साल में देखिए तीसरा साल में बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे मान सकते हैं 10 किलो हो गया, दूसरा साल में 2 किलो हुआ, फिर पहला साल में फिर 10 किलो हो गया, फिर तीसरा साल में जो है चौथा साल में जो है फिर 5 किलो हुआ, फिर 5वां साल में मतलब 3 किलो ही हुआ। मतलब कि इन सब को जोड़कर और इसको डिवाइड करके नहीं होता कि 10 से भाग देके कि हाँ, इतना साल में आपको इतना हो रहा है तो इतना आपको हर अति देना ही देना है। उस आधार पे क्या किया जाता था? टैक्स लिया जाता था। अतः इसे दहसाला व्यवस्था भी कहते हैं और यह कर अकबर के ने टोडरमल के सलाह पर लागू किया जो सफलतापूर्वक चला। और यह कर क्या है? सफलतापूर्वक चला। जैसे कह सकते हैं ये सफलतापूर्वक चलने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, जैसे मान सकते हैं कि पहला वर्ष आपने देखा होगा कि गाँव में दिखेगा, तो पहला वर्ष होता है कभी-कभी कृषि बहुत ही ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और कभी-कभी देखते हैं दूसरे साल में या तीसरे साल में कभी हो भी नहीं करता है और कभी-कभी तो पूरा धान-ऊन सब सूख जाता है। तो इसीलिए 10 साल के जोड़कर आपको जितना होगा उसे डिवाइड करके उतना देना है तो देना है, हर हालत में। ठीक है? आगे चलते हैं यहाँ पर क्या-क्या चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा आगे आपके सामने 7 नंबर में क्या है कि अकबर ने भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया। देखिए अकबर के जो आप समझ सकते हैं अकबर के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अकबर ने भूमि को कितने भागों में बांटा था तो 4 भागों में। कितने? 4 भागों में। और अकबर के सीधे पूछेगा तो 5 भाग। ठीक है, अकबर सीधे पूछेगा तो 5 भाग और जहां भूमि पूछ लिया तो कितने? 4 भाग। तो हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, ये ट्रिक खैर आपको याद करा ही के ही रहेगा कि अकबर ने भूमि को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। क्यों? क्योंकि अकबर के 4 बेटा थे, एक तरह से कह सकते हैं, बट था नहीं एक तरह से। ठीक है, तो 4 भागों में बांट दिया। अब यहाँ पर देखिए उत्तर में आपके सामने क्या है कि अकबर की भूमि प्रणाली का पता अकबर के आइन अकबरी से पता चलता है। ये आइन अकबरी जो है अकबर का तीसरा खंड है। कौन सा खंड है मेरे प्यारे बच्चों? तीसरा खंड है, जिसमें भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले जो है पोलज भूमि है। क्या प्यारे है? पोलज भूमि है। यह एक ऐसी भूमि थी जिसमें एक वर्ष में 2 फसल का उत्पादन हो जाती थी। अगर आप देखते होंगे गाँव में भी तो धान और क्या होता है? गेहूँ। क्या है? धान और गेहूँ एक साल में उत्पादन हो जाता है। बिहार की बात बता रहे हैं, बिहार के हर क्षेत्र में नहीं बता रहे, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पे बता रहे हैं। एक साल में 2 फसल अच्छे से उत्पादन हो जाता है। इसमें सरकार को प्रति वर्ष टैक्स दिया जाता है और इस टैक्स से सरकार का बहुत ही ज़्यादा मुनाफ़ा भी होता है और सरकार के लिए यह सबसे अच्छा कर था। मतलब कि यहाँ जो पोलज भूमि है उससे अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता था। हर साल उसका उत्पादन होना है तो होना है। तो उससे अच्छा खासा क्या था? टैक्स भी हो जाता था। यह पोलज भूमि में, ठीक है? एक बात समझ गए ना कि पोलज भूमि में क्या होता है कि एक वर्ष में 2 प्रकार के फसल का उत्पादन किया जाता था। ठीक है? एक तरह से कह सकते हैं। प्रति भूमि क्या है? यह एक ऐसी भूमि थी जिसमें लगातार 1 से 2 वर्ष कितने? 1 से 2 वर्षों तक खेती छोड़ने के बाद उर्वरता प्राप्त होती थी, उसके बाद खेती जाती थी। देखिए ये जो प्रति आपने सुना होगा ये हमर देखिए ना खेते प्रति हो गई, मतलब कि अच्छा से उत्पादन नहीं हुआ होगा क्या? तो यहाँ पर जो है 1 साल की कृषि किया, फिर 2 साल 3 साल छोड़ दिया, फिर उसके बाद कृषि किया, फिर 2 साल 3 साल छोड़ दिया, फिर कृषि किया। इस तरह से किया जाता था प्रति भूमि में। छच्छर भूमि जो था प्यारे, इस भूमि में उर्वरता प्राप्त करने के लिए 3 से 4 वर्ष छोड़ दी जाती थी। मतलब कह सकते हैं वहाँ पर उत्पादन करने के लिए कह सकते हैं फसल के उत्पादन करने के लिए वहाँ पर क्या किया जाता था मेरे प्यारे बच्चों? 3 से 4 साल छोड़ दिया जाता था। किसी तरह की कृषि वगैरह नहीं किया जाता था। उसके बाद क्या होता था? वहाँ पर उर्वरता प्राप्त होती थी, तब वहाँ पर क्या करते थे? खेती वगैरह किया जाता था, ठीक है? और बंजर भूमि जो कि सबसे खराब कह सकते हैं, यह सबसे निम्न कोटि की भूमि होती थी, जो कि 5 वर्षों के लिए छोड़ दी जाती थी और इसमें उत्पादन न के बराबर होता था। किसमें? बंजर भूमि में। और सबसे ज़्यादा जो भूमि का मतलब कि फसल का उत्पादन होता था, वो पोलज भूमि में होता था, जिसमें सरकार को बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू इससे से भी मतलब कि टैक्स बहुत ही अच्छा खासा प्राप्त होता था। एक खालसा भूमि भी था, जो कि आपको पता ही होगा। पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए हुए हैं, ठीक है? और ये प्रश्न देख सकते हैं कि आपको 2020 में भी 2021 में भी पूछा गया है, ठीक है? 2020 और 21 दोनों में पूछा गया है, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। और ये देखिए आपके 2021 में पूछा गया प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे, ये 5 नंबर का है। कितना नंबर का? 5 नंबर के। कि अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली के बारे में वर्णन करें। देखिए, अकबर के भूमि प्रणाली के बारे में अगर पूछ लिया जाए, तो आप किसी तरह से भी उत्तर देंगे, तो आपको 2 नंबर का है, तो 2 नंबर में 1.5 नंबर देगा। या आपको 5 नंबर का है, तो 4 नंबर खैर देना है तो देना, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो, ठीक है? उत्तर में देखिए क्या कह रहा है कि अकबर ने भूमि प्रणाली
में सुधार करने का सीख है। शेरशाह सूरी जो कि इसका शासन काल था 1540 से 1545। शेरशाह सूरी अगर जिंदा रहते, अगर ये नचनिया के कारण वो नहीं मरते, नचनिया के कारण युद्ध वगैरह छिड़ गया और उस नचनिया के कारण इसी के आगे बम बरूदा गिर गया, तो मारे गए शेरशाह सूरी। बिहार के ही थे, बहुत ही गर्व की बात है। कोई मुगल वंश अंग्रेज वगैरह शासन नहीं करता एक तरह से कर सकते शेरशाह सूरी जब उस समय रहते तो। ठीक है, सिमिली क्योंकि शेरशाह सूरी ने भूमि बंदोबस्त प्रणाली को बहुत ही अच्छी तरह से कार्य किया, जिससे जनता को लाभ ही प्राप्त होती थी। अगर देखिए, अगर आप अच्छा काम करिएगा ना, तो आपको बहुत ही अच्छा खासा सुनने को मिलेगा और कभी-कभी आपको बहुत बुरा भी सुनने का पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अच्छा भी कार्य कीजिएगा ना, तो कभी-कभी आपको बुरा सुनना पड़ता है, देखिए ना घूस ले लोते। आप देखते होंगे कोई-कोई नेता ऐसा होता है जो कार्य अच्छा करता है, तो उसको क्या कहेगा, घूस ले लोते, छोड़ ना ये काम कैले बेकार है। तो ऐसा होता है, रियलिटी है ऐसा। ठीक है, उसी को देखकर अकबर ने भी भूमि बंदोबस्त को अच्छा तरीका से व्यवस्थित किया। कौन? अकबर। अकबर चाहता था कि हाँ, यहाँ पर जो है भूमि बंदोबस्त को अच्छा से अच्छा दिया जाए, ताकि जनता को अच्छा खासा लाभ हो और साथ ही साथ राजा को भी हो। इसका सुझाव अकबर के टोडरमल के द्वारा सहायता मिली थी। अकबर के जो है वही टोडरमल ने ही बताया था कि सरकार ऐसे-ऐसे कीजिए तो थोड़ा-सा अच्छा रहेगा। शेरशाह सूरी ने छोटे लेवल पे किया था, आप बड़े लेवल पे कीजिए, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है? अकबर ने भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत जिसमें कृषकों के लाभदायक साबित हुआ। मतलब कि अकबर ने जो कृषि प्रणाली बंदोबस्त को लागू किया या शुरू किया, इसमें क्या हुआ, जो कृषक थे उसको बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित हुआ। लेकिन कुछ इतिहासकार अकबर के भूमि बंदोबस्त प्रणाली में दोष निकालने का प्रयास करते थे, लेकिन अकबर ने जनता के लिए सबसे अच्छा प्रणाली लागू किया। यह जानकारी अकबर के आईन अकबरी से मिलती है। देखिए, अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसमें कोई व्यक्ति अगर आप दोष में निकालेगा तो नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा और ठोस कार्य किए, इसके कारण कोई भी आदमी आपके काम में गलती थोड़ा-सा भी नहीं निकाल सकता है। ठीक है? आगे देखते हैं, अकबर किसानों से अकाल तथा सूखा पड़ने पर कर नहीं लेते थे। बहुत ही खुशी की बात है, एक तरह से कह सकते हैं, नहीं लेते थे। अकबर के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार तथा धोखेबाजी से बचने के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था था। मतलब कह सकते हैं अकबर जो टैक्स वगैरह लेते थे, तो अकबर खुद तो नहीं देता था, उसके जो है कर्मचारी देते थे, तो वो कहीं भ्रष्टाचार ना करने लगे और ना धोखाबाजी करने लगे। उसके लिए अकबर ने एक अच्छा ही व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट में क्या है कि अकबर ब्रिटिश की तुलना में उपज का 1/3 ही कर लेती थी। मतलब कहा जा रहा है कि जैसे एक कट्ठा में 3 किलो, जैसे 4 किलो हुआ ना, तो 1 किलो जाती सरकार को और 3 खुद रखता था। ठीक है, समझ गए? चलिए, आपका लास्ट प्रश्न है, उसके बाद 10वां प्रश्न, आप ये जो प्रश्न आपके देखे, इसका उत्तर आप खुद देंगे। ठीक है, आईन अकबरी क्या है? आईन अकबरी क्या है प्यारे? तो आईन अकबरी जिसका अर्थ अकबर का कानून होता है। क्या वो होता है प्यारे? आईन अकबरी जिसका अर्थ जो होता है अकबर का कानून होता है, या अकबरनामा का तीसरा भाग है, जिसकी रचना अब्दुल फजल ने फारसी भाषा में किया था। याद रखिएगा, क्या है कि आईन अकबरी जो है ये जिसका अर्थ होता है अकबर का कानून, जिसकी रचना जो है किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? अब्दुल फजल ने। किस भाषा में? फारसी भाषा में। इसे अकबर का आत्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकबर का आत्मा कहते हैं। इसमें 5 भाग है। कितने हैं प्यारे? भाग है। हम जस्ट आपको पहले बताए थे कि अगर पूछ लिया जाए कि अकबर के कितने भाग हैं, तो 5 भाग है प्यारे। कितने? 5 भाग है। और भूमि के कितने भाग है? तो 4 भाग है। कितने हैं? भूमि के 4 भाग है। प्रथम भाग में शाही घराने, जो कि कह सकते हैं बड़े-बड़े जो लोग होते हैं, उसके बारे में वर्णन किया है। दूसरे विभाग में सैन्य व्यवस्था का वर्णन किया। तीसरे विभाग में कृषि एवं भू राजस्व, जैसे नहीं होता कि कृषि किस तरह से उत्पादन वगैरह होता है, और भूमि के बारे में किया है। चौथे भाग में हिंदू पर्व, त्योहार, नक्षत्र, ग्रह, ये सब के बारे में अच्छी तरह से बताया है। और 5वें भाग में अकबर की शक्ति व और अब्दुल फजल की जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है। देखिए, हम तो आपको एक ही चीज कहेंगे प्यारे। देखिए, ये आपका 10वां प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करें, जो कि 2011 और 2014 में पूछा गया है। जरूर आप इसका उत्तर दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रासंगिक सुधारों का परीक्षण करें, ये 2011 में पूछा गया। दोनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे कीजिएगा। ठीक है, 8578002739 पे। ठीक है, अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब आपको बताते हैं कि कैसे आप पीडीएफ ले सकते हैं। जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले लाइक कर देंगे। और पीडीएफ के लिए आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है सेल्फ स्टडी, जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार यूट्यूब चैनल के नाम है। ठीक है, उसके बाद आपको देखिएगा तो फर्स्ट लिंक आएगा। फर्स्ट लिंक पे क्या है आपके? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, इस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट लिंक पे ही
इसके बाद आप साइड में देखिएगा तो ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिखा है, ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद क्या कीजिएगा प्यारे, ये जो जितने भी आप टेस्ट देख रहे हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, देखिए हिस्ट्री का हो गया, इसका टेस्ट दीजिए, ठीक है, इसका टेस्ट दे दीजिए। फिर बात करते हैं हिस्ट्री चैप्टर 4 हो गया, ये पॉलिटिकल साइंस जो है, आप देखिए हिस्ट्री का जो है क्लास 12 का है, हिस्ट्री पढ़ते हो तो 20 सवाल में 15 का सही जवाब देना है। इस पे और देखिए कितना 434 बच्चों ने टेस्ट दिया है, उसी प्रकार स्टार्ट कीजिए, नाम लिखिए और टेस्ट दे सकते हैं फ्री में, ठीक है। क्या कर सकते हैं, फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। तो कैसा लगा क्लास स्पेशली कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दूसरा पे आइएगा, उसके बाद अगर आप चैप्टर 1 का टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ईटमन के तथास्त्य हड़प्पा सभ्यता, चैप्टर 1 का टेस्ट दे दीजिए। इसमें देखिए 825 बच्चों ने टेस्ट दिया है, इसी प्रकार आप भी जाके टेस्ट दे सकते हैं। और आज का क्लास कैसा लगा स्पेशली कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे, बहुत ज्यादा मेहनत करके हम आपके लिए ये वीडियो बनाए हैं। सबसे पहले तो एक दिन हमें तो क्वेश्चन टाइप करने में ही लग गया, ठीक है, टाइप करने में ही मुझे एक दिन लग गया है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।